हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो सारे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था ओजोन लेयर के बारे में, ओजोन लेयर क्या है, साथ ही साथ उसके संरक्षण के बारे में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता क्या है, इसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, और कार्टाजोना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं जैव विविधता क्या है। तो देखिए, जैव विविधता जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता क्या है, तो देखिए किसी स्थान यानी पृथ्वी में पाए जाने वाले जीवों में विविधता होना ही जैव विविधता है। अगर हम सिंपल भाषा में इसकी डिफिनीसन कहें, वैसे तो काफ़ी टफ इसकी डिफिनीसन हो जाती है जब इसमें काफ़ी जटिल वर्ड हमको देखने को मिलते हैं। बट आप सिंपल भाषा में ये समझिए, पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी जो जीव हैं या पेड़ पौधे हैं, सभी में विविधता का पाए जाने वाले जीवों में विविधता का होना, यानी अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं आपको देखने को मिलते हैं। और उसे ही हम जैव विविधता का नाम देते हैं, बायोडाइवर्सिटी का नाम देते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारी, फिर वो किसी भी स्थान पर हो, यानी स्थल में पाए जाने वाले जीव जंतु हों, सागर में पाए जाने वाले जीव जंतु हों, या अन्य जलीय जो हमारी अन्य वाटर बॉडी हैं उनमें पाए जाने वाले जीव तथा वनस्पति, दोनों इसमें शामिल होते हैं। जीव तथा वनस्पति, वो किसी भी स्थल हो, थल हो, कहीं पर भी पाए जाने वाले जो जीव तथा वनस्पति हैं, उनमें जो विविधता है, उनमें जो भिन्नता है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, जो रेगिस्तान वाला एरिया है, हमारा राजस्थान वाला एरिया है, वहाँ पर ऊँट पाए जाते हैं और वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, जल को स्टोर रखते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो हमारा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर है, तो उनमें जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके शरीर में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा बाल दिए जाते हैं ताकि वो ठंडी से बच सकें। तो इसलिए अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग जीव जंतु देखने को मिलेंगे। और यही हमारी पृथ्वी की विविधता है, जैव विविधता है जिसे हम कहते हैं। और बात करें अगर हम जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो जैव विविधता शब्द है, ये शब्द किसने दिया, तो देखिए ये जो शब्द है ये दिया था रोशन है यहाँ पर, जिसने ये जैव विविधता शब्द दिया था। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि बायोडाइवर्सिटी का पिता किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो ये कहा जाता है विल्सन को कहा जाता है फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और ये जो शब्द दिया था जैव विविधता, ये शब्द दिया था रासन ने। यहाँ पर अब हम आगे देखेंगे टॉपिक जैव विविधता का लाभ, यानी ये जो बायोडाइवर्सिटी है इससे हमको क्या लाभ होता है, क्योंकि हमने समझ लिया कि जो जैव विविधता है ये होती क्या है। अब देखेंगे इसके लाभ के बारे में कि इससे क्या लाभ है, जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इससे जो लाभ है वो क्या होता है। तो इससे देखिए जो बायोडाइवर्सिटी है ये, इसमें जीवों का भोजन हमको मिलता है, क्योंकि आप देखेंगे विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं वो बायोडाइवर्सिटी वाला जो एरिया होता है वहाँ पर पाई जाती हैं। बहुत सारी इसमें लाभदायक आपको जड़ी बूटियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो इसी में एक क्वेश्चन आता है कि किसे हॉट स्पॉट कहा जाता है, किसका, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट किसे कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट, तो ये कहा जाता है वेस्टर्न घाट वाले एरिया को, यानी जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और इसीलिए इसे बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट कहा जाता है। और अन्य लाभों में अगर हम बात करें तो इससे हमको मिलती है क्या, इमारती लकड़ी मिलती है, क्योंकि कई सारे विभिन्न प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। उसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियाँ पाई जाती हैं। और जहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है वहाँ पर जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, यानी जो मृदा की उत्पादक क्षमता होती है, वो वहाँ पर मेंटेन रहती है, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो उसकी उर्वरकता को बढ़ा देते हैं। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो जो फूड चेन है वो संतुलित रहती है, क्योंकि जहाँ पर जैव विविधता होगी तो सभी, यानी हम ये कह लें जो उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, सभी वहाँ पर पाए जाएंगे। यानी हरे पेड़ पौधे भी होंगे, उसके खाने वाले शाकाहारी जीव जंतु होंगे, और शाकाहारी जीव जंतु को खाने वाले मांसाहारी जीव जंतु भी वहाँ पर पाए जाएंगे। तो फूड चेन पूरी तरीके से बैलेंस रहती है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके अलावा जो पॉल्यूशन है वो तो रिड्यूस होगा ही, क्योंकि वहाँ पर बड़ी मात्रा में जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं और प्रदूषण कोई होना नहीं है। उसके अलावा वाटर साइकिल भी मेंटेन रहती है, क्योंकि संघनन है, क्रिया होती है बराबर। तो ये भी चीज़ें जो है सभी बैलेंस रहती हैं, ये लाभ है बायोडाइवर्सिटी के।
और अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में, यानी बायोडाइवर्सिटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी क्यों जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमको बढ़ानी चाहिए लेकिन वो कम होती जा रही है, इसके क्या कारण हैं। तो देखिए सबसे पहला कारण है यहाँ पर स्थलीय भाग का प्रयोग बढ़ना। स्थलीय भाग का प्रयोग बढ़ना यानी आप देख ही रहे होंगे जो औद्योगिकरण है ये यहाँ पर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, जिससे जो खाली स्थान है या हम ये कह लें जो स्थल का भाग खाली था जहाँ पर वन हुआ करते थे वो सभी धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रीज के बढ़ने से, और साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं उससे भी इस पर एक बुरा असर पड़ रहा है जैव विविधता पर। उसके अलावा जो लेक्स होते थे, जो पॉन्ड्स होते थे, तालाब होते थे, झीलें होती थी, उनको फील्ड में बदला जा रहा है, यानी उनको स्थल भाग में परिवर्तित किया जा रहा है और उन पर फिर विकास किया जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए। और उसके अलावा बात करें हम तो पॉल्यूशन का बढ़ना। देखिए पॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो भी वृद्धि नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ जो जीव जंतु हैं वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें। और फिर तीसरे नंबर पर आता है यहाँ पर रेडिएशन इंक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजी, यानी जो रेडिएशन है वो भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो वहाँ पर जो तरंगें होंगी वो भी बढ़ेंगी, जो काफ़ी हानिकारक होती हैं पक्षियों के लिए और साथ ही साथ अदर चीज़ों के लिए भी। और फोर्थ नंबर पर है एग्जॉटिक स्पीसीज, कुछ टाइप की जो घास हैं वो पाई जाती हैं, एक होती है हाथी घास और एक कांग्रेस घास। तो ये दो घास होती हैं जिन्हें हम एग्जॉटिक स्पीसीज के अंतर्गत रहते हैं, ये यहाँ पर जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर नष्ट करती रहती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बायोडाइवर्सिटी की। अब अगर हम बात करें जैव विविधता का संरक्षण, तो जैव विविधता का संरक्षण अब जब इसका लॉस हो रहा है, प्रॉब्लम्स कई सारी आ रही हैं बायोडाइवर्सिटी के अंदर, तो इसका संरक्षण करना भी ज़रूरी है। तो इसके कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए यहाँ पर एक अर्थ समिट का आयोजन किया गया, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पर, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। तो रियो डी जेनेरियो में एक बैठक बुलाई गई जैव विविधता के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये भी एक ग्लोबली प्रॉब्लम है। और 1992 में इस बैठक को यहाँ पर बुलाया गया और जो एक योजना बनाई गई जैव विविधता का कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण करना होगा, और संरक्षण करने की एक योजना बनाई गई। और इसमें जो देश शामिल हुए तो लगभग 172, कहीं कहीं पर आपको 178 भी देखने को मिलेंगे। तो 172 देशों ने यहाँ पर साथ में इस संरक्षण पर कार्य करने की योजना बनाने की वहाँ पर बात कही, और इसी में एक जैव विविधता संधि की गई जिसे हम CBD नाम से जानते हैं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक जो संधि है वो यहाँ पर हमको देखने को मिली। और इसके अंतर्गत ये बात कही गई वहाँ पर कि जो जैव विविधता है उसका हम संरक्षण करेंगे, जैव विविधता का संरक्षण करेंगे, साथ ही साथ जो संसाधनों का सतत रूप से दोहन किया जाएगा। ऐसी बात इस समिट में कहेगी। और ये समिट की जो सम्मेलन है वो होते रहते हैं समय समय पर। और यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि जो जैव विविधता दिवस है ये कब मनाया जाता है। देखिए 22 मई को हर वर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। जैव विविधता के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों पर विचार किया गया 1992 में कि किस प्रकार से हम बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कर सकते हैं। और फिर इसमें 2 प्रोटोकॉल जोड़े गए जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कार्टाजोना प्रोटोकॉल और दूसरा है हमारा नागोया प्रोटोकॉल। तो ये दोनों प्रोटोकॉल हैं वो संबंधित है किससे, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण से। और अगर हम बात करें कल जो हमने पढ़ा था कि किगाली सम्मेलन हो, वियना समझौता हो या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो, वो ओजोन लेयर के क्षरण से रिलेटेड है, उनके संरक्षण के लिए रिलेटेड है। तो जो कार्टाजोना प्रोटोकॉल है ये कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया था सन 2000 में। सन 2000 में ये अपनाया गया और फिर ये लागू किया गया 2003 में। 2003 में इसको लागू किया गया कार्टाजोना प्रोटोकॉल में। और इसके अंतर्गत जो मुख्य बात क्या थी, LMO से उत्पन्न जैव विविधता संकट की निगरानी करना, यानी जो जैव विविधता को संकट हो रहा था LMO से, उसकी निगरानी करना। अब आप सोच रहे होंगे कि LMO तो हमने बता दिया, लेकिन LMO मीन्स होता क्या है। तो देखिए ये होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और इनमें वही शामिल होते हैं जो हमने आपको पीछे बताया। एग्जॉटिक स्पीसीज
इसके अंतर्गत आते हैं। और यही लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी जो एक्जोटिक स्पीसीज हैं उनसे बचाने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी को नष्ट कर रहा है चौथा बड़ा घटक इसे माना जाता है। तो इसी को यानी LMO यानी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि एक्जोटिक जो स्पीसीज हैं उनसे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए उसके संकट की निगरानी करनी होगी, उसके तहत ही ये कार्टाजोना प्रोटोकॉल लाया गया था। और इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे प्रोटोकॉल की तो दूसरा प्रोटोकॉल है हमारा नागोया प्रोटोकॉल, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर जो नियम लाए गए उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर नियम लाया गया कि आयात देश को LMO की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार होगा, यानी कहीं से कोई चीज़ आ रही है, बाहर से कोई चीज़ आयात की जा रही है तो आप वहाँ पर LMO की जांच कर सकते हैं। उसके अलावा स्वयं भी आप जांच करा सकते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस होगा, ICH इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस होगा, और वो जब वेरीफाई करेगा कि इसमें कोई भी एग्जोटिक स्पीसीज नहीं है तभी उस चीज़ को आगे बढ़ने दिया जाएगा। ऐसे कुछ नियम बनाए गए कार्टाजोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत। फिर अगला प्रोटोकॉल है नागोया प्रोटोकॉल, जिसे 2010 में लाया गया और 2014 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत यानी ये जो नागोया सिटी कहाँ पर है, तो ये जापान का सिटी है नागोया, और यहीं पर इस प्रोटोकॉल को लाया गया एक बार फिर। और एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग यानी जेनेटिक प्रोडक्ट्स है यूटिलाइजिंग बायोडाइवर्सिटी जैसी बातें यहाँ पर की गई नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। और कुछ 10 साल का यहाँ पर 10 साल का एक टारगेट लिया गया कि क्या क्या हमको करना है। तो विश्व का 17.7% भूभाग का संरक्षण होगा, ऐसा इसमें कहा गया। 17.7% भूभाग का संरक्षण किया जाएगा और 10% पार्ट ऑफ ओशियन विल बी कंजर्व, और 10% भाग समुद्र का कंजर्व किया जाएगा, क्योंकि मैराइन डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, यानी समुद्र में भी एक अपनी बायोडाइवर्सिटी होती है और उसको भी हमको क्या करना होगा, रिजर्व करना होगा, कंजर्व करना होगा। और साथ ही साथ जो कोरल रीफ हैं जो कि समुद्र में पाई जाती हैं, जिसमें एक बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसका भी कंजर्वेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसका भी कंजर्वेशन किया जाएगा। और 15% जो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, यानी 15% जो क्षतिग्रस्त जैव विविधता है उसको पुनः जीवित किया जाएगा। ये सारे जो पॉइंट हैं ये रखे गए नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत। अब जब बात चली यहाँ पर संरक्षण की, तो संरक्षण की कुछ विधियाँ भी निकाली गई, कंजर्वेशन की कुछ विधियाँ निकाली गई, और जिनमें 2 मेथड आर यूज्ड, 2 मेथड यहाँ पर यूज किए जाते हैं, जिनमें पहला है स्थानीय विधि और दूसरा है गैर स्थानिक विधि। तो 2 विधियाँ हैं जो जैव विविधता है उसके संरक्षण के लिए। और जो स्थानीय विधियाँ इनमें कौन कौन आता है, इनमें आता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके अलावा वेटलैंड्स। तो ये 4 आते हैं स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत। स्थानीय का मतलब क्या है, किसी जीव का संरक्षण उसके आवास स्थल में ही कर दिया जाए तो उसे हम स्थानीय संरक्षण कहते हैं, और इसे ही इंग्लिश में इन सिसिव कहते हैं। तो जीव का संरक्षण हमने वहीं पर कर दिया, जैसे जो आप देखते हैं नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका संरक्षण उन्हीं के स्थान पर कर दिया जाता है। बट गैर स्थानीय में क्या होता है, इसमें आपके शामिल होते हैं चिड़ियाघर, यानी जहाँ पर उसका वर्तमान, यानी हम ये कह लें कि उसके आवास स्थल में ना करके बाहर लाके किया जाए उसका संरक्षण, तो उसे हम कहते हैं गैर स्थानिक विधियाँ। और इनमें आपका चिड़ियाघर, बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक और वृक्ष उद्यान, तो ये सारी जो विधियाँ हैं ये आती हैं गैर स्थानिक के अंतर्गत।